एंटी करप्शन प्रोविज़न इन इंडिया। पहले आता है इंडियन पेनल कोड 1860 सेट आउट प्रोविजंस विच कैन बी इंटरप्रिटेटेड टू कवर ब्राइबरी एंड फ्रॉड मैटर्स इंक्लूडिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। देखो, जो इंडियन पेनल कोड 1860 है वो सेट करता है प्रोविजंस को, वो किससे रिलेटेड, टू कवर ब्राइबरी, अगर कोई ब्राइब दे रहा है, फ्रॉड मैटर्स हैं, ऑफेंसेस हैं, किससे रिलेटेड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग से रिलेटेड अगर है तो इंडियन पेनल कोड के तहत उसको सज़ा मिलेगी। मल्टीपल सेक्शंस ऑफ आईपीसी हैज़ प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट इन केस ऑफ करप्शन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन करता है तो आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस के तहत वो पनिशमेंट का हकदार है। उसके बाद द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत इट प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज़ इन रिलेशन टू करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट। ये पेनल्टीज़ लगाता है किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर वो करप्शन से रिलेटेड केस में फंसा है तो। एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन द अबेटमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ करप्शन, और अगर कोई करप्शन के केस में इन्वॉल्व भी है तो भी वो पेनल्टीज़ लगाता है ये एक्ट उसके ऊपर। उसके बाद इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट ऑफ 2018 क्रिमिनलाइज्ड बोथ ब्राइब टेकिंग बाय पब्लिक सर्वेंट एज वेल एज ब्राइब गिविंग बाय एनी पर्सन। इस अमेंडमेंट ने अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ब्राइब देता है या कोई पर्सन ब्राइब गिविंग में इन्वॉल्व है तो वो भी पनिशमेंट का हकदार होगा। द रिसेंट अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो अमेंडमेंट हुए 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, इट नैरोज डाउन द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। इन्होंने करप्शन की डेफिनेशन को बहुत नैरो कर दिया। इंक्रीजेज द बर्डन ऑफ प्रूफ नेसेसरी फॉर पनिशिंग, और प्रूफ को एक नेसेसरी बना दिया फॉर पनिशिंग द करप्ट एंड मेक थिंग्स मोर एड्रोस, यानी कि डिफ़िकल्ट फॉर विसल ब्लोअर्स। जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस अमेंडमेंट के बाद। उसके बाद द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के तहत द एक्ट प्रोवाइड्स एनी बेनामी ट्रांजैक्शन, जो बेनामी ट्रांजैक्शन होती है यानी कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन फॉल्स नेम ऑफ अनदर पर्सन। भाई, अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली और वो उसके नाम पर नहीं किसी अननोन पर्सन के नाम पर खरीद ली, हु डजंट पे फॉर द प्रॉपर्टी, और उसने उस प्रॉपर्टी के लिए पे भी नहीं किया, फिर भी फॉल्स नाम से, मतलब फॉल्स नेम से उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, इसको बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। और लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, व्हेन अ पर्सन परचेजेस प्रॉपर्टी इन हिज वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स नेम, तो इसको बेनामी नहीं माना जाएगा अगर पर्सन अपनी वाइफ के या अनमैरिड डॉटर के नाम पर उस ज़मीन को खरीदता है तो। ऑल properties that are held to be बेनामी can be acquired by the prescribed authority। अगर ज़मीन बेनामी पाई जाती है तो एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी कि जो भी उसको हैंडल करेगी उसके द्वारा वो सारी एक्वायर कर ली जाएगी। एंड नो मनी शैल बी पेड फॉर सच एक्विजिशन, और उस एक्विजिशन का कोई भी मनी पे उस इंसान को नहीं किया जाएगा इस बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत। इन 2016 इट वॉज अमेंडेड फॉर मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग टू फाइट बेनामी प्रॉपर्टी। 2016 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्शन 2002 के बारे में। इट एम्स टू प्रिवेंट इंस्टेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए इसे लाया गया। एंड प्रोहिबिट यूज़ ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन इंडिया, और उसे रोकने के लिए, जब इंडिया में जो क्राइम होते हैं उसमें उस मनी का यूज़ करने से उसको रोकने के लिए। द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई करता है तो प्रिस्क्राइब किया गया है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को, इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 ईयर्स, और ज़्यादा से मतलब 10 साल तक की सज़ा। एंड द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज पर्सन, और जो एक्यूज यानी कि जो गुनहगार पर्सन है उसकी सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना, इवन एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट नेसेसरी आफ्टर कन्विक्शन। प्राइमरी स्टेज पर ही अगर इंसान दोषी, मतलब गुनाह उसके ऊपर यानी कि शक की निगाहों में है तो भी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका गुनाह जब प्रूव हो जाएगा उसके बाद ही, मतलब प्राइमरी स्टेज पर भी ये सब उसके साथ हो सकता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। उसके बाद आता है
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, ये 1964 में बनी थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि बाय लॉ बनाई गई है। द CVC इज़ मोर अ थिंक टैंक ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइमरी प्लान्स। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। प्राइमरी प्लान्स बनाता है, एडवाइजेस करता है, एग्जीक्यूट करता है पॉलिसीज़ को। एंटी करप्शन एजेंसीज ऑफ द कंट्री अलोंग विद द इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स रिसीव्ड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। एंटी करप्शन एजेंसीज के साथ मिलकर इंक्वायर करता है अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंपनी करप्शन एक्ट 1988 के तहत। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर मतलब करप्शन का केस लगता है तो CVC उसको हैंडल करेगी। द CVC हैज़ अ जनरल इंटेंडेंट ओवर द CBI। ये एक जनरल सुपर इंटेंडेंट है CBI के ऊपर एंड कैन रेफर केसेस टू इट, और इसको केसेस रेफ़र भी कर सकती है। अलोंग विद द CVC इट एम्पावर्ड विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इसको एक सिविल कोर्ट की पावर भी दी गई है अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत। सो इट कैन इम्पार्शियली इंक्वायर द करप्शन केसेस विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स एंड हर्डल्स। इस मतलब ये इंक्वायर कर सकती है करप्शन के केसेस को बिना किसी रुकावट के भी। तो ये था CVC एक्ट। अब हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग इम्पीटस टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो हमारे क्या बोलते हैं उसमें सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेकर आए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, विच केम इनटू फोर्स ऑन द 12th ऑफ अक्टूबर 2005। और ये कब फोर्स में आया? 12 अक्टूबर 2005 को। हमारे सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट ये लॉ लेकर आई थी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 के बारे में। इट रेगुलेट्स द एक्सेप्टेंस एंड यूज़ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटैलिटी बाय इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस। देखो ये जो FCRA है ये किसको रेगुलेट करती है? अगर कोई इंडिविजुअल या कोई कॉरपोरेशन अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि जो हमारी विदेशी जो संपदा है या विदेश का जो पैसा है उसका कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करती है या उसकी हॉस्पिटैलिटी को लेती है, तो उसको ये रेगुलेट करती है। प्रायर रजिस्ट्रेशन और प्रायर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखो अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन लेनी होती है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर परमिशन नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं है और अप्रूवल ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन में बी कंसिडर इलीगल। देखो अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको अप्रूव नहीं किया है फिर भी अगर हमने उस रिसिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये एक इलीगल काम हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन या अप्रूवल पहले लेना ज़रूरी होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करानी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं द कंपनीज एक्ट 2013 की। इट प्रोवाइड्स फॉर करप्शन कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फ्रॉड इन द कॉरपोरेट सेक्टर। देखो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस होती है इसमें जो करप्शन और फ्रॉड के केसेस होते हैं कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर उसको प्रिवेंट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 काम करता है। द टर्म फ्रॉड हैज़ बीन given a broad definition and is the criminal offense under the Companies Act। जो ये फ्रॉड है, ये इस जो फ्रॉड टर्म है इसकी एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है और इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है कंपनी एक्ट के अंदर। In case involving fraud, especially the Serious Fraud Investigation Office SFIO has been set up under the Ministry of Corporate Affairs। देखो अगर कोई फ्रॉड का केस आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा एक SFIO का गठन किया जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द वाइट कॉलर क्राइम्स। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको डील करता है? वाइट कॉलर क्राइम्स को एंड ऑफेंसेस को। और इन कंपनीज़ में द SFIO कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। और वो किसके अंदर ही इन्वेस्टिगेशन करता है? जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस है उसके अंडर में ही इन्वेस्टिगेशन करता है SFIO ऑफिसर।
उसके बाद हम बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की। इसको रिकमेंड किया था फर्स्ट एंड सेकेंड ARC दोनों ने। This act has been enacted by our honorable parliament in the year 2013। इसको पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया 2013 में आफ्टर द मोस्ट फेमस आंदोलन बाय सोशल एक्टिविस्ट श्री अन्ना हजारे विच फाइनली रिसीव्ड द असेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड was फाइनली पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑन 1 जनवरी 2014। अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था उसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लाया गया और इसको प्रेसिडेंट ने साइन किया और ये कब पब्लिश कर दिया गया, गैजेट ऑन 1 जनवरी 2014 में इसको पब्लिश किया गया। लोकपाल कैन इशू डायरेक्शन टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो लोकपाल है वो CBI को डायरेक्शन इशू करता है विदाउट टेकिंग एनी प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी ये लोकपाल जो है CBI को डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। द लोकपाल हैज़ बिन वेस्टेड विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। लोकपाल के पास सिविल कोर्ट की पावर वेस्टेड मतलब उसके अंदर ही सिविल कोर्ट की पावर्स वेस्ट होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 की। इसको रिकमेंड किया था सेकेंड ARC ने। एन एक्ट टू एस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म टू रिसीव complaints relating to the disclosure or any allegations of corruption or willful misuse of power or misuse of discretion against any public servant। देखो जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा मतलब अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है, किसी डिस्क्लोज़र ऑफ एनी कोई एलिगेशन उसके ऊपर लगता है, डिस्क्लोज़ वो अगर हो जाता है, करप्शन का केस लगता है और उसने विलफुल मिसयूज़ किया है अपनी पावर का या फिर डिस्क्रिशनरी यूज़ किया है अपनी पावर का पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, तो उसके अंदर तो उसके ऊपर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको सज़ा मिलेगी। इस बिल में क्या बोला गया, It allows any person including a public servant to make a public interest disclosure before a competent authority। देखो इस एक्ट के तहत पर्सन को इसमें इंक्लूडिंग पब्लिक सर्वेंट इसको अलाउ किया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोज़र के लिए आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ आप कंप्लेन करिए, यानी कि उसका नाम बताइए जो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। एनी पर्सन हु negligently or malafidely reveals the identity of complainant will be punishable with the imprisonment for a term extended up to 3 years and a fine which may extend up to ₹50,000। देखो अगर कोई लोकल पर्सन है या बोल सकते हैं अगर कोई पर्सन है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है कि भाई उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, और अगर कोई भी जानबूझकर या गलती से लापरवाही से या जानबूझकर उस पर्सन की आइडेंटिटी को रिवील कर देता है तो उसे जेल हो सकती है 3 साल की और लगभग 50,000 रुपये तक का फ़ाइन उसके ऊपर लग सकता है। द विसल ब्लोअर एक्ट ओवरराइड्स द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 एंड अलाउज द कॉम्पिटेंट टू मेक पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो विसल ब्लोअर एक्ट है 1923 का इस एक्ट ने उसको ओवरराइड किया और अलाउ किया कॉम्पिटेंट को कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप उस व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज़ कर सकते हैं जो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर रहा है। उसके बाद ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के बारे में हम बात करते हैं। द एक्ट प्राइमरी levies high penal rates of tax on any undisclosed asset or invasion of any income held abroad by a person। ये जो एक्ट है, अगर कोई पर्सन है अगर उसने एब्रोड में अपना कोई अगर किसी पर्सन ने एब्रोड में अपने एसेट को सेट किया है या वो इनकम कर रहा है एब्रोड से, तो उसके और उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, उसको अनडिस्क्लोज्ड ही रखा है, तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी। हु इज़ जो इंडिया का रेसिडेंट है एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो लेज डाउन पनिशमेंट फॉर इंडिविजुअल रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन इनकम। और अगर उसने अपनी फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। विलफुल कंसीलमेंट ऑफ टू इवेट टैक्स, फेलियर इन फर्निशिंग द रिक्वेस्टेड रिटर्न। देखो उस पर टैक्स से बचने के लिए अगर उसने अपनी जो इनकम होती है एब्रोड से उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होगा।
ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन टैक्स एक्ट 2015 के अंडर में।